हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। आज हम सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को समझेंगे, इसके पीछे के प्रिंसिपल्स को समझेंगे और इससे जुड़े हुए सारे लैंडमार्क जजमेंट्स को भी देखेंगे। ये सेक्शन हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। इस सेक्शन को समझने से पहले, इसको पढ़ने से पहले एक टर्म है, पहले हम उसे जान लेते हैं, उसका मतलब समझ लेते हैं। वो टर्म है ट्रांजैक्शन। अब ये ट्रांजैक्शन होता क्या है? तो ऐसा मानिए कि जब कोई क्राइम कमिट होता है तो जो मेन एक्ट होता है वो एक्ट जो उस पूरे सिनेरियो को एक क्राइम में तब्दील करता है, उस एक्ट के होने से पहले कुछ सीरीज ऑफ एक्ट्स होते हैं और उस एक्ट के होने के बाद भी कुछ सीरीज ऑफ एक्ट्स होते हैं। तो जब उनको जोड़ के देखा जाता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो एक सीरीज पूरी एक बनती है, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ इवेंट्स बनता है। और उसी कॉन्टिन्यूएशन ऑफ इवेंट्स को जब हम एक समूह में देखते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि हाँ एक क्राइम हुआ है, और उसी को हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक ट्रांजैक्शन है। तो ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन इज अ ग्रुप ऑफ फैक्ट्स so connected together to be referred to as by a single name, that is crime, contract, wrong या any other subject of inquiry which may be an issue। एक सिनेरियो देख लेते हैं, सिनेरियो से ज्यादा समझ में आएगा। ए जो है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल बी के साथ आर्गुमेंट में उलझ जाता है एक पब्लिक प्लेस में। क्या होता है? आर्गुमेंट बढ़ जाता है और उसी हीट ऑफ आर्गुमेंट में वो बंदूक निकाल के बोलता है कि तुम जानते नहीं हो तुमने किससे पंगा लिया है, यू डोंट नो whom you are messing up with, and he shoots B। People come to the scene, people run to the scene and find B lying in a pool of blood। और देखते हैं कि ए जो है वहां से उसी समय भाग भी रहा होता है बंदूक पकड़े हुए। तो शुरुआत से लेकर एंड तक ये क्या हुआ? ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए और इसको हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे एक क्राइम कमिट हुआ है, और इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक पूरा क्या है? एक ट्रांजैक्शन है। क्या उसको बोल सकते हैं हम कि ये एक पूरा ट्रांजैक्शन है। अब सेक्शन 6 को पढ़ते हैं। सेक्शन 6 कहता है कि वो फैक्ट्स जो कि फैक्ट्स इन इशू नहीं है, लेकिन वो फैक्ट्स इन इशू से इतने कनेक्टेड है कि वो फॉर्म कर लेते हैं पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, और जब वो ऐसा करते हैं तो वो जो फैक्ट्स होते हैं वो हमारे लिए रेलेवेंट हो जाते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, फैक्ट्स व्हिच दो नॉट इन इशू, फैक्ट्स व्हिच दो नॉट इन इशू आर सो रिलेवेंट विद द फैक्ट इन इशू। वो इतने रिलेवेंट है फैक्ट इन इशू से, कनेक्टेड है फैक्ट इन इशू से, कि वो फॉर्म कर लेते हैं पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन और क्या बन जाते हैं? हमारे लिए रेलेवेंट फैक्ट्स बन जाते हैं। जैसे कि पिछले वाले भी सिनेरियो में देखा था कि उनकी जो लड़ाई हुई थी, तो उस लड़ाई में जो उन्होंने एक दूसरे से बोला होगा, फिर उसका वो जो स्टेटमेंट कि तुम जानते नहीं कि तुम किससे पंगा ले रहे हो, वो स्टेटमेंट, लोगों ने वो वहां पे जो देख रहे होंगे वो भी कुछ बात कर रहे होंगे, उनका कुछ बोलना बालना, ठीक है, और गोली चलाना, ये सारे जो एक्ट्स हैं ये क्या है? ये रेलेवेंट पार्ट है। ये क्या है? रेलेवेंट पार्ट है। गोली चलाना रेलेवेंट नहीं है, वो तो फैक्ट एंड इशू हो गया। बाकी जितने भी जो फैक्ट्स हुए वो क्या हो जाएंगे? वो हमारे क्या हो जाएंगे? रेलेवेंट फैक्ट्स हो जाएंगे। एक इलस्ट्रेशन है, A is accused of murder of B by beating him. Whatever was said or done by A or B or by the bystanders at the beating or so shortly before and after as to form the part of the same transaction is a relevant fact। कहने का ये मतलब है कि A और B की जब लड़ाई हुई तो जो A ने कहा और करा, जो B ने कहा और करा, और उस इवेंट से पहले जो कुछ हुआ रहा था, उस इवेंट के बाद में जो कुछ हो रहा था, और वहां पे जो लोग खड़े थे वो जो भी कुछ कह रहे थे, वो सब कुछ रेलेवेंट फैक्ट है। वो क्या है? रेलेवेंट फैक्ट है। क्यों रेलेवेंट फैक्ट है? क्योंकि वो फॉर्म कर रहा है पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। अब सेक्शन 6 में एक और भी बात कही गई है कि ये जो फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट जिनको हम रेलेवेंट फैक्ट बोल रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि वो उसी समय और उसी जगह पे हुए हों। वो ऐसा भी हो सकता है कि वो डिफरेंट जगह पे और डिफरेंट टाइम पे हुए हों। फॉर एग्जाम्पल कि ए के ऊपर एक्यूजेशन लगा है कि उसने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट वेज वॉर किया है। अब उस जो ट्रांजैक्शन है, ये वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ट्रांजैक्शन है। इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ? ये हमारा मेन क्राइम हुआ ना। इस मेन क्राइम से रिलेटेड क्या हुआ कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की गई, इसके परसुएशन में ट्रूप्स अटैक किए गए और गोल्स जो है ब्रेक किए गए। अब ये तीनों चीजें जो हुई हैं वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पे हुई हैं, और ए जो है वो तीनों जगह पे नहीं मौजूद था। ये तीनों जगह पे नहीं मौजूद था, लेकिन चूंकि ये जो है ये फॉर्म कर रहे हैं पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, इसीलिए ये रेलेवेंट फैक्ट्स हो जाएंगे ए के अगेंस्ट। ठीक है, तो हमने ये सेक्शन 6 को समझा है। अब जो है जो प्रिंसिपल जो एक्ट करता है सेक्शन 6 के पीछे, जो सेक्शन 6 के पीछे प्रिंसिपल है जिसपे सेक्शन 6 बेस्ड है, उसको हम बोलते हैं रेस जेस्टे।
क्या बोलते हैं हम उसे? रेस जेस्टे। और उसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वो बन जाता है थिंग्स सेड एंड डन इन द कोर्स ऑफ द ट्रांजैक्शन। ये एक लैटिन टर्म है और ये प्रिंसिपल यूके और यूएस के कोर्ट्स में इवॉल्व हुआ था और उसको हमने हमारे एक्ट में इनकॉर्पोरेट कर लिया है। इसको लाने का सिर्फ एक ही रैशनल है। क्या होता है कि जब हम ऐसे फैक्ट्स को देखते हैं तो क्या होता है कि ये फैक्ट्स में बहुत हेल्प करते हैं जो मेन क्राइम है, जो प्रिंसिपल फैक्ट है, उसके बारे में जानने के लिए। ठीक है, हमने जो अभी एग्जाम्पल देखा था शुरुआत में, उसमें क्या था कि मेन प्रिंसिपल फैक्ट क्या था कि उसने गोली मारी, लेकिन जो अलग से फैक्ट्स थे, एंसिलरी फैक्ट्स थे, वो क्या थे कि आर्गुमेंट हुआ। ठीक है, आर्गुमेंट में जो है क्या कहते हैं, वो दारू के नशे में भी था, प्लस फिर उसने गोली मारी। तो हमको ये पता चलता है कि उसने गोली इसलिए मारी थी क्योंकि उनके बीच में आर्गुमेंट हुआ था और आर्गुमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसको सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन आया, उसने गोली मार दी। तो क्या कर रहे हैं, वो जो फैक्ट्स है वो प्रिंसिपल फैक्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। चूंकि वो एक्सप्लेन कर रहे हैं इसीलिए वो हमारे लिए रेलेवेंट बन जाते हैं और इसीलिए हमने इस प्रिंसिपल को हमारे एविडेंस एक्ट में रखा है। इसको हम एक और केस के थ्रू समझते हैं। केस है रैटन वर्सेस द क्वीन का। इसमें क्या हुआ था, अ मैन वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर द मर्डर ऑफ हिज वाइफ। उसको ये इस बात पे प्रोसिक्यूट किया जा रहा था कि तुमने अपनी बीवी का खून किया है, लेकिन उसका ये डिफेंस था कि जो गोली चली थी वो गलती से चल गई थी। उसने ये डिफेंस लिया वहां पे कि जो गोली चली वो गलती से चली, लेकिन उसी वक्त कोर्ट के पास एक एविडेंस ऐसा था कि जिसमें ये बोला गया था, जिसमें ये था कि मरने के तुरंत ही पहले, मतलब उस इंसिडेंट के होने के जस्ट पहले या थोड़ी देर पहले एक कॉल आई थी, जिस कॉल में उस डिसीज्ड ने ये बोला था, गेट मी द पुलिस प्लीज, गेट मी द पुलिस प्लीज। तो कोर्ट ने ये कहा कि देखो, कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है तो उससे पहले विक्टिम कॉल करके ये नहीं बताता कि मुझे मदद चाहिए। ये तभी होता है, ऐसा कॉल तभी आता है या ऐसी मदद तभी इंसान मांगता है जब उसे एंटिसिपेशन हो कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। तो इस फ्रेज को, इस सेंटेंस को कोर्ट रेस जस्टे मानते हुए, ठीक है, पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन मानते हुए, कोर्ट ने इसको एडमिट किया एज एन एविडेंस और क्या किया, इसके बिना पे उस मैन को प्रोसिक्यूट कर दिया, उस मैन को जो है कन्विक्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमने देखा कि जो रेस जस्टिस वाला पार्ट था हमारा, गेट मी द पुलिस प्लीज, ये जो स्टेटमेंट है, इसने क्या किया, इसने जो है एक्सप्लेन किया उस नेचर ऑफ एक्ट को। ठीक है, तो चूंकि उसने नेचर ऑफ एक्ट को एक्सप्लेन कर रहा था, इसीलिए कोर्ट ने इसको एडमिट किया एज एन एविडेंस। बात समझ में आई? अब जो रेस जस्टे होते हैं वो तीन तरीके से होते हैं। तीन चीजों को हम रेस जस्टे में एडमिट कर सकते हैं। एक तो एक्ट्स हो गए, दूसरे हो गए ओमिशंस और तीसरे हो गए स्टेटमेंट्स। अब इनमें से जो एक्ट्स और ओमिशंस होते हैं, ये जब रेस जस्टे हम इनको कंसीडर कर रहे होते हैं तो उनको कंसीडर करने में हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? बिकॉज जो एक्ट्स एंड ओमिशन होते हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं। हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि जब एक कॉन्स्पिरेसी हुई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ओवरथ्रो किया जाए, तो उसके लिए आर्म्स एंड एम्युनिशन मद्रास में लाए गए, मनी को कोलकाता में हमने रेस किया और टास्क फोर्स को मुंबई में ट्रेन किया। अब ये जो तीनों फैक्ट्स हैं, ये जो तीनों फैक्ट्स हो रहे हैं मद्रास, कोलकाता और मुंबई में, अब ये तीनों सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि भैया ये तो कॉन्स्पिरेसी के ही पार्ट है, इनको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। क्यों और आर्म एंड एम्युनिशन लेके आए, कोलकाता में मनी रेस किया और तुमने ट्रेनिंग मुंबई में दी? ये सेल्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो है ये तीनों फॉर्म कर रहे हैं पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, जो कि है कॉन्स्पिरेसी टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जब स्टेटमेंट्स की बात आती है तो दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि स्टेटमेंट्स को इजीली बदला जा सकता है, उसमें बहुत इजीली नमक मिर्च लगाई जा सकती है। इसीलिए जब उसको हम कंसीडर करते हैं तो बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है। इसीलिए कोर्ट्स ने एक प्रिंसिपल निकाला है कि हम उन्हीं स्टेटमेंट्स को कंसीडर करेंगे जो मेन घटना के होने के जस्ट पहले बोले गए होंगे या फिर जस्ट बाद बोले गए होंगे। Hence the principle that the statement should be made so soon before or after the transaction that there was hardly any time to fabricate the statement. क्यों? जिससे कि कोई टाइम ही ना बचे उस स्टेटमेंट को फैब्रिकेट करने के लिए।
तो अगर हम ये प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हटा पाएंगे। हम मतलब बहुत सारी जो नमक मिर्च जो लग जाती है बातों को, उसको हटा पाएंगे। इसका एक अब हम जो है इसको समझते हैं थ्रू केस लॉज। पहला केस लॉ इसमें है आर वर्सेस बेडिंगफील्ड का। अब आर वर्सेस बेडिंगफील्ड में क्या हुआ था, एक औरत थी, ठीक है, वो एकदम से जो है कमरे के अंदर आती है, गेट खोल के कमरे के अंदर आती है, ठीक है, कमरे के बाहर आती है, सॉरी, उसका गला कटा हुआ होता है और वो कहती है, ओ डियर आंट, सी व्हाट बेडिंगफील्ड हैज डन टू मी। ओ डियर आंट, सी व्हाट बेडिंगफील्ड हैज डन टू मी। अब इस पर्टिकुलर केस में चीफ जस्टिस कॉकबर्न थे, इन्होंने इस स्टेटमेंट को पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन नहीं माना। क्यों नहीं माना? उनका यह रैशनल था कि हम उन्हीं स्टेटमेंट्स को पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन मानेंगे जो उस घटना के दौरान बोले गए होंगे, उससे पहले या उसके बाद नहीं, उस घटना के दौरान बोले गए होंगे। हम केवल उन्हीं स्टेटमेंट्स को पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन मानेंगे, ठीक है। तो इस रैशनल के पीछे इन्होंने क्या किया था कि इस चीज को, इस स्टेटमेंट को उन्होंने रेस जस्टे नहीं माना। अब आर वर्सेस बेडिंगफील्ड को ही फॉलो किया गया आर वर्सेस क्रिस्टी में। इसमें एक छोटा बच्चा था, उसके ऊपर इंडिसेंट असॉल्ट हुआ। असॉल्ट होने के बाद उस इंसिडेंट के थोड़ी बाद वो जब घर गया तो उसने अपनी माँ को स्टेटमेंट दिया जिसमें उसने डिस्क्राइब किया उस इंसिडेंट को और उस मैन के बारे में बताया, उस आदमी के बारे में बताया जिसने उसके साथ वो इंसिडेंट किया था, वो घटना की थी, वो क्राइम किया था। अब जब कोर्ट में ये डिसीजन पहुंचा, कोर्ट में जब ये केस पहुंचा तो कोर्ट ने, जो जज थे, उन्होंने इस स्टेटमेंट को रेस जस्टे नहीं कंसीडर किया। क्यों नहीं किया? उन्होंने ये बोला कि जब बच्चे ने ये स्टेटमेंट दिया तब तक, उस समय तक और इंसिडेंट के बीच में बहुत सारा टाइम बीत चुका था। तो चूंकि बहुत सारा टाइम बीत चुका था तो एलिमेंट ऑफ स्पॉन्टेनिटी नहीं रह गई थी वहां पे। और उनका कहने का ये मतलब था कि स्टेटमेंट वही रेस जस्टे में लिए जाएंगे जो कि होंगे फोर्स्ड आउट ऑफ अ विटनेस बाय इमोशन जनरेटेड बाय एन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई एक ऐसी घटना को देखते हैं जिसमें आप अचंभित हो जाते हैं तो अक्सर आपके मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं, ठीक है, जैसे कि ओ माई गॉड, ठीक है, हे भगवान ये क्या हो गया। तो लाइक दीज, ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं, इन स्टेटमेंट्स को उनके अकॉर्डिंग, उन जज के अकॉर्डिंग रेस जस्टे माना जाएगा, बाकी किसी स्टेटमेंट को रेस जस्टे नहीं माना जाएगा। अब आर वर्सेस क्रिस्टी और आर वर्सेस बेडिंगफील्ड, इनके जो दोनों के डिसीजन है ये अब ओवरऑल हो चुके हैं। इनका जो लॉ है, इनमें जो प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ था वो प्रिंसिपल अब नहीं चलता है। अब क्या प्रिंसिपल चलता है जो हमने पहले डिस्कस किया था? क्या डिस्कस किया था? कि वो स्टेटमेंट्स रेस जस्टे बोले जाएंगे which have been spoken, which have been made so soon before the incident और so soon आफ्टर द इंसिडेंट, जो कि इंसिडेंट से थोड़ी पहले बोले गए होंगे या इंसिडेंट से थोड़ी बाद में बोले गए होंगे। टाइम उतना ही लैप्स हुआ होना चाहिए जिसमें ये मौका ना मिल पाए बोलने वाले को कि वो उस स्टेटमेंट को फैब्रिकेट कर सके, मतलब फैब्रिकेशन का टाइम नहीं होना चाहिए इतना सोसून कितना सोसून, इतना सोसून कि वहां पे फैब्रिकेशन का टाइम नहीं होना चाहिए। अब एक केस था रैटन वर्सेस रेजिनैम, उसमें लॉर्ड विल्बरफोर्स ने जो है आर वर्सेस बेडिंगफील्ड वाले केस के ऊपर कमेंट करते हुए बोला था कि देयर कुड हार्डली बी अ केस वेयर द वर्ड्स अटर्ड कैरीड मोर क्लियरली द मार्क ऑफ स्पॉन्टेनिटी एंड इंटेंस इन्वॉल्वमेंट। और सही भी बात है, वो जब औरत कमरे से बाहर आई और उसने बोला ओ डियर आंट, सी व्हाट बेडिंगफील्ड हैज डन टू मी, तो वो स्टेटमेंट जितना स्पॉन्टेनियस वो स्टेटमेंट था, शायद ही कोई स्टेटमेंट उससे ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा, और उसको रेस जस्टे में ना लेना बहुत बड़ी एक कह सकते हैं चूक हुई थी कोर्ट से, क्योंकि तब तक क्या था कि उनका वो पैरामीटर ही नहीं था उसको रेस जस्टे मानने का। उनके अकॉर्डिंग टू वही स्टेटमेंट रेस जस्टे माने जाएंगे जो कि घटना के दौरान बोले गए होंगे, बट अब ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं रेस जस्टे और हियरसे एविडेंस की। आपको पता होगा कि हियरसे एविडेंस जो होता है उसको हम कोर्ट में एडमिसिबल नहीं करते हैं, लेकिन जब कोई भी स्टेटमेंट रेस जस्टे का पार्ट होता है तो वो जो है एडमिसिबल होता है कोर्ट में। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि रेस जस्टे इज एन एक्सेप्शन टू द हियरसे एविडेंस। इसको देखिए, लिखा है यहाँ पे, while in normal circumstances hearsay evidences are not admissible, but when it comes to the account of statements which are res gestae they are admissible। वो क्या हो जाते हैं? admissible हो जाते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि section 6 is exception to the hearsay evidence, it is an exception to the hearsay evidence।
तो इसी के साथ, इस टॉपिक के साथ आज हमारा सेक्शन 6 कंक्लूड हुआ। हमने आज के लेक्चर में सेक्शन 6 के सारे कंपोनेंट्स को देखा, उसके पीछे के प्रिंसिपल्स को देखा और सारे लैंडमार्क जजमेंट्स को भी समझा। साथ ही में हमने रेस जेस्टे और हियर से एविडेंस के बीच के रिलेशन को भी समझ लिया। अब हम जब अगली बार मिलेंगे तो सेक्शन 7 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे और समझेंगे। लॉ फील्ड से और जानकारी पाने के लिए, लॉ फील्ड से रिलेटेड और जानकारी पाने के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लॉ समझो मेकिंग लॉ इजी। इसमें आपको लॉ से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे और जो रीसेंट जजमेंट्स होते हैं उनके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस भी मिलेगा। तो इसको आप डाउनलोड कीजिए, आपका लीगल एप्टीट्यूड बढ़ेगा। और तब तक के लिए, अगली बार के लिए, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।